नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के एमसीक्यूज के फॉर्म में चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसमें मजे की बात यह है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो इस स्लाइड पे जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, सिर्फ इसके बेसिस पे आप ये पूरा चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको आना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक है, इसमें आसानी से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री बने, उस पे बेसिस होता है। ठीक है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेसिस होता है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक एंगल होता है, ठीक है, इसको थीटा, जैसे XYZ अलजेब्रा में होता है तो एंगल को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, या सी एंगल ए कुछ भी हो सकता है। तो जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको और डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है, तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है तो वहां देख सकते हैं हम। एंगल के साथ वाला जो साइड होता है उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। एंगल के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट समझते हैं। तो अगर कोई बंदा है यहां पर खड़े होके, ये कोई टावर है या बिल्डिंग है कोई भी, इसके इस पॉइंट को देख रहा है, तो वो उसको क्या है, किसी एंगल पे देखना पड़ रहा है। ठीक है, किसी एंगल पर देखेगा। अब सोचिए आप किसी बिल्डिंग को देख रहे होते हैं दूर से, तो इतना ऊंचा आपको नहीं देखना होता है। अब वो जब यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा पास आ जाता है, तो ऊपर देखने के लिए उसको और ज्यादा एंगल पर देखना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो पास आएगा तो ये एंगल बढ़ेगा। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊंचाई होता है, एलिवेशन मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पास आएंगे तो एंगल क्या होगा, इधर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर 30 और 60, यहां से अगर 30 डिग्री बना रहा है वो, तो यहां पर 60 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब ये एंगल बना किसके साथ रहा है, जिस पॉइंट से हम देख रहे होते हैं उसकी तरफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये देखिए यहां पर लिखा है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट है, इसके साथ जो एंगल बना रहे हैं हम, वही हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब जिस तरीके से नीचे से ऊपर देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन लगता है, उसी तरह ऊपर अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ साइट बनाता हूं तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, डिप्रेशन हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो यहां से अगर इस पॉइंट को देखूंगा तो ये 30 डिग्री बनाएगा, और यहां से अगर मैं यहां 60 डिग्री इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो ये क्या है, ये बना देगा। तो वो 30 डिग्री घूम के यही वाला एंगल आ जाता है, ये ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट इसमें ये है, जैसे जैसे हम पास आएंगे, अगर ये हाइट को मैं लॉक कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, हाइट लॉक हो गई, तो इसी हाइट को देखने के लिए जितना हम पास आएंगे उतना ऊंचा देखना पड़ेगा, उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, और अगर इसी का उल्टा अगर मैं, ठीक है, तो बाकी चीजें आगे देखते हैं। और बाकी क्या है, ये कुछ हमारे रेशियो है। ठीक है, टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इनके बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इसको इस वाले तरीके से आपने पढ़ रखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। और अगर आपको ये डिटेल में चाहिए तो पिछला वीडियो देख सकते हैं आप। तो इसकी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 45 होती है 1, 60 होती है √3, साइन 30 होता है 1/2, 45 1/√2 और 60 होता है √3। इसी तरह cos 30 √3/2 होता है, 45 1/2 और 60 1/2। ये उल्टा चलता है, sin 30 और cos 60 1/2 होते हैं, और sin 30 और cos 30 और sin 60 जो होते हैं ये √3/2 होते हैं। तो सिर्फ ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो पॉइंट जब बिलो है, नीचे है, यहाँ पर क्या है, अगर यहां से देखूंगा तो जो नीचे वाला पॉइंट को अगर देखने के लिए जो एंगल बनाना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अभी बताया मैंने। ठीक है, जब पॉइंट बिलो होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इसी तरह जब पॉइंट अबव होगा तब वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा वो।
द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज सेड टू, तो ये लाइन ऑफ साइट होता है, जहां से देख रहे हैं वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची जाती है उसे लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, तो देखिए यहां पर इसको फिक्स कर देते हैं अगर, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट फिक्स है। अब इसके क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर शेडो जो है ये डिक्रीज कर रही है, मतलब क्या शेडो, ये शेडो हमारी जमीन पे बनती है, तो पहले यहां पर थी शेडो, अब क्या है यहां पर आ गई, ठीक है, तो शेडो क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो मैंने ये बताया था जैसे जैसे ये वाला डिस्टेंस कम होता है वैसे ही एंगल क्या है ये बढ़ता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ये कम होगी, तो यहां पर क्या है इस वाले में ये बढ़ जाएगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। ये सबसे मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, ये ध्यान रखना है, पास आएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। ये हम देख सकते हैं जब भी किसी ऊंची बिल्डिंग के हम पास में यहाँ पर खड़े होते हैं तब हमें बिल्कुल ऊंचा देखना पड़ता है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग्स फुट टू अ पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग और डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग्स फुट टू अ पॉइंट, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग ये हो जाएगी, ठीक है, और जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई अगर एंगल मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो है ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बेस हो जाएगा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये कह रहे हैं दोनों को 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा का यूज करेंगे। थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर अगर हम पहले मान लेते हैं 100 था, ठीक है, और बेस क्या था 200 था, तो पहले इनका रेशियो क्या आ रहा है 1/2। अब दोनों को अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूं तो ये हो जाएगा 120 और 200 का 10% होता है 20 और 20% हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 240। तो इसको भी मैं अगर काटूंगा तो ये 1/2 ही आने वाला है। तो अगर दोनों में सेम इंक्रीज करेंगे या सेम डिक्रीज करेंगे परसेंटेज, तो क्या है एंगल में, एंगल इसी से निकलने वाला है, तो दोनों सेम आ रहे हैं तो एंगल जो है चेंज नहीं करेगा, ये डू नॉट चेंज हो जाएगा। इफ अ टावर 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इन डिग्री इज, तो देखिए यहाँ पे जो टावर है, जो भी ऐसे टावर हो गया या ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसको ये हम ये वाले साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 मीटर दे रखा है और यहाँ पर जो शैडो है, शैडो जमीन पे बनती है, तो ये दे रखा है हमें 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये वाला एंगल मानते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा निकालना है हमें, तो यहाँ पर सिंपली हम tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 6 और बेस दे रखा है 2√3, ठीक है। तो इसे काट लेंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 टाइम्स कट जाएगा। अब ये रूट वाला नीचे है तो रूट वाला इससे कटेगा, 3 होता है, √3 इंटू √3 होता है, ठीक है। तो ये एक √3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या है √3 बच जाएगा। 3 हमारा √3 का स्क्वायर होता है, इसलिए एक ही √3 रह जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आंसर इसका √3 आ जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू √3 आई है, ठीक है, हमें आंसर tan थीटा नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, √3 क्या होता है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया tan 60, तो हमारा आंसर 60 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको हम, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। A ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed along a wall if the foot of the ladder is 8 meter away from the wall। तो ये वॉल हो गई, ठीक है, इसका हमारा डिस्टेंस दे रखा है वॉल से, जो है यहाँ पे लिखा है देखिए, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये लैडर है, ठीक है, ये लैडर दे रखी है यहाँ पर। अब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 दे रखा है, फुट ऑफ द वॉल से लेकर लैडर का जो बेस है वहां तक का डिस्टेंस 8 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए एंगल यहाँ पर कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, लैडर ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर ये लैडर की लंबाई कितनी होगी, इसको L मान लेते हैं, ये निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज है, एक तो एंगल है, उसके अलावा हमारे पास इस एंगल के लिए ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस के रिलेशन हमारा कॉस के साथ आता है, तो कॉस 60 लगा देंगे यहाँ पे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि इसकी और इसकी वैल्यू पता है, ये निकाल लेंगे हम हाइपोटेन्यूस, ठीक है, जो कि लैडर की लेंथ हो जाएगी।
तो cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 होती है, ठीक है। और बेस हमारा हो जाएगा 8 और जो लेंथ निकालनी है वो l हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये l हो जाएगा 8 × 2, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये डी ऑप्शन। इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर आर ऑफ द सेम देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो देखिए हाइट और लेंथ ऑफ शैडो, ये हाइट हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी। तो ये अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो अगर सेम होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम है, ये भी h और ये भी h ही है, तो इसका tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर भी h है और जो हमारी शेडो है यानी कि बेस भी हमारा क्या है, h ही है। तो दोनों को काटने में 1 आ रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 होती है tan 45 पे, तो थीटा इससे क्या आ जाएगा, 45 हो जाएगा। तो शेडो और हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर, तो टावर की जो लंबाई है और उसकी शेडो दोनों सेम है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, 45 होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building 30 meter high from the foot of another building in the same place is 60 degree, ठीक है। तो एक हमारे क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री ऑफ अ बिल्डिंग 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग के फुट से दूसरी बिल्डिंग जो क्या है 30 मीटर हाई दे रखी है, ठीक है। इसकी हमें क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30, and also the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 डिग्री। तो एक से दूसरे की तरफ 30 डिग्री दे रखा है और दूसरे के फुट से दूसरे की टॉप तक दिया है 60 दे रखा है। अब देखिए एक तरफ 30 होगा, एक तरफ 60 होगा, तो किस तरफ 30 होगा किस तरफ 60 होगा ये हम देख सकते हैं कि जो ऊंचा देखना है, अब यहाँ से क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, यहाँ से, तो जो ऊंचा देखना है उसके लिए क्या है, ज्यादा एंगल लगेगा, और अगर हमें कम हाइट देखनी है तो क्या है, एंगल कम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि अगर मेरे को इसी डिस्टेंस से यहाँ तक देखना है तो यहाँ कम एंगल लगने वाला है, और जब हाइट ऊंची हो जाएगी, डिस्टेंस सेम ही है, तो यहाँ पर एंगल बढ़ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट से ऊंचा देखना है, इसलिए यहाँ 60 डिग्री होगा, यहाँ 30 होगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या निकालना है हमको, ये डिस्टेंस बीच की निकालनी है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर 30 मीटर ये दे रखा है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है 190 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 30 लगा देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ द सेट, ठीक है। tan 60 लगा देंगे, ठीक है, tan 60 लगा देंगे। ये 30 इस वाले ट्रायंगल में, हमें ये बड़े वाला ट्रायंगल देखना है, तो इसमें tan 60 लग जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर 60 वाले के लिए क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए tan इसलिए लगाया है क्योंकि हमें बेस निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बेस बन जाएगा, इस वाले एंगल के लिए क्या है, ये बेस बन जाएगा। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो √3 हो जाएगा 30/x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30/√3, ठीक है। तो √3 ये होता है 3 × 10, और √3 नीचे है, तो √3 से ये 3 जो है वो √3 टाइम्स कट जाएगा, क्योंकि 3 जो होता है √3 का स्क्वायर होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan √3 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, दो एंगल यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो हमको ये देखना होगा दो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए जिसमें 3 में से 2 चीजें पता हो, एंगल और ये रेशियो के 2 चीजें हैं, इनमें से 3 हो गई हैं, 3 में से 2 चीज पता होंगी, तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। तो देखिए टावर की हाइट यहाँ 25 दे रखी है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो तब भी हम उसे लेंगे क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ही लेंगे, ठीक है, निकालने के लिए उसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एंगल से क्या ये 30 डिग्री ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो पैरेलल साइड्स के क्या अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये भी 30 आ जाएगा। तो ये सिर्फ देखने के लिए, बाद में बनाना आपको यही है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन वाला जो डायग्राम था वही बनाना है, ठीक है। ये चीज आ गई हमारी। तो इसके बाद क्या है,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, ये चीज निकालनी है। तो फिर इजी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन, फिर हम 10 30 लगा देंगे क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है 30 के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पर 25 हो रहा है, और बेस हमको x निकालना है। तो ये होता है 1/√3, ठीक है। तो ये होता है 25/x। तो x यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 25√3, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा, ये तो बेसिक हो गया, एक रेशियो मेथड बताना चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 होता है 1/√3। तो इसके लिए 1/√3 यानी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू आ रही है 1/√3, ठीक है, रेशियो की। तो इसका क्या है, परपेंडिकुलर को मैं 1 मान सकता हूँ और बेस को √3 मान सकता हूँ, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में। तो इसमें क्या है, हमको दिया क्या है, तो 1 की वैल्यू हमको क्या है दे रखी है, क्वेश्चन में क्या दे रखी है 25, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 25 दे रखी है तो √3 की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमने रेशियो में लिखा है ना, ये असली वैल्यू नहीं है, असली वैल्यू क्या है इसकी 25 है। तो जो रेशियो की असली वैल्यू क्या आई, वो 25 आई। 1 की वैल्यू 25 है, तो हमें निकालना क्या है, रेशियो में जो √3 है उसकी वैल्यू निकालना है। तो 1 अगर 25 है तो √3 क्या होगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजिली बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा है, बड़े क्वेश्चन में और जल्दी हो जाएगा काम। तो ये भी मेथड आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है इसमें पूरी 25√3 इसका आंसर है। Shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. The height of the tower is, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, तो सन का जो एल्टीट्यूड था, तो दो एंगल दे रखे हैं, एक 30 डिग्री दे रखा है और एक दे रखा है 60 डिग्री। तो ये बड़े एंगल को हम पास में बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है, कब, जब एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाता है 60 से जब 30 की तरफ चला जाता है तो 40 मीटर इंक्रीज हो जाता है उसकी शेडो में। तो यहाँ पर क्या है, पहले अगर x था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर x थी शेडो, तो यहाँ से यहाँ तक 40 और इंक्रीज हो जाता है। तो टोटल क्या हो जाती है यहाँ पे x + 40 हो जाती है। तो यहाँ पे 40 का इंक्रीज हो रहा है। हाइट हमको निकालनी है, ठीक है, यहाँ पर हाइट निकालनी है। तो इस तरीके क्वेश्चन में क्या है, हमको 2 बार ये लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो। तो पहले हम tan 60 लगाएंगे, tan 60 इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, इस वाले में। तो tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर h हो जाएगा और बेस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये √3 होता है h/x। तो इससे हमारा h की वैल्यू निकल आएगी x√3। अब सिमिलरली यहाँ पे tan 30 लगा देंगे बड़े ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा h और बेस हो जाएगा ये नीचे का पूरा, ठीक है, खाली 40 नहीं होगा, ये x + 40 ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये होता है 1/√3 और h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x√3 लिख सकते हैं, ठीक है। h = x√3 है, ये ऊपर लिखा हुआ, तो ये x√3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x + 40। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 का मल्टीप्लाई इस √3 से जब होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3x, √3 × √3 3 हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा x + 40। तो ये x इधर माइनस आएगा तो आएगा 2x = 40 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 से डिवाइड करके 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 20√3। तो हम 20√3, ठीक है। तो ये 20√3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक मेथड है। अभी इसको थोड़ा रेशियो मेथड से देखेंगे। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आता है तो आप बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आपको पता रहना चाहिए, इससे टाइम काफ़ी सेव होगा आपका। तो देखते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, दो एंगल दे रखे हैं, ये 30 और ये हो गया 60। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 40 दे रखी है। चलिए इसको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को देखता हूँ और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, तो परपेंडिकुलर ये वाला 1 हो जाएगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी वैल्यू है वो √3 हो जाएगी रेशियो में, ठीक है। ये चीज़ रेशियो में हो गई, ये 1 पूरी यहाँ से यहाँ तक 1 और ये पूरी √3।
अब इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं तो आएगा √3/1, 1060 की वैल्यू √3/1 होती है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और ये चीज आ जाएगी 1। अब देखिए पहले 1030 वाले में ये 1 था, तब यहाँ पर √3 था, तो अब जब ये √3 में कन्वर्ट हो चुका है तो इसको भी क्या है, हमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हमारा इक्वल होगा, सेम आएगा। तो इसको क्या कर देंगे हम, √3 इंटू √3 यानी कि ये 3 हो जाएगा। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये 1 है, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो हमारा ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी √3, ये 1 और ये 2 हो जाएगा, और टोटल तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें दिया क्या क्या है। ठीक है, ये 60 और ये 30, तो हमको दिया है ये 2 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितना 40 दे रखी है, तो जो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा था, तो इससे हम निकाल सकते हैं 1 की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है, जो कि हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है √3, लेकिन हमारी असली हाइट क्या हो जाएगी, जो हम क्या है 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20√3। तो अभी ये देखिए देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जिन एग्जाम्स में टाइम अगर कम है तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं, टाइम अगर काफी है तो पिछले वाले मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, तो 20√3 इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से क्या है, दो अपोजिट साइड में क्या है, एक तरफ 30 डिग्री बन रहा है, एक तरफ 40 डिग्री। तो देखिए जो 30 डिग्री होगा उसमें थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, पास आएंगे तो हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हाइट हमें, इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, तो ये हाइट इसकी 30 मीटर यहाँ पर दे रखी है, ये 30 मीटर दे रखी है। तो पूछा जा रहा है विड्थ ऑफ द रिवर, तो यहां से लेकर यहां तक की विड्थ बतानी है। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं 1045 लगाता हूं, 1045, तो परपेंडिकुलर तो 30 हो जाएगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, चलिए इसको y मान लेते हैं, तो बेस x हो जाएगा। 1045 1 होता है, तो 30/x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो ये चीज हमारी क्या है, 30 हो गई, x की वैल्यू 30 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह y लगा देंगे, इसमें 1030 लगा देंगे, तो 1030 क्या हो जाएगा, ये 1/√3 होता है। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर वही 30 और y की वैल्यू क्या है हमको निकालनी है, तो y इससे क्या आ रहा है हमारा 30√3 आ रहा है। अब हमको जो पूरी विड्थ निकालनी है वो x प्लस वाई से निकलेगी, तो x है हमारा 30 और y है हमारा 30√3, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों में से 30 कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस √3 ये बच जाएगा। तो ये 30 प्लस ब्रैकेट में और 1 प्लस √3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, अ ट्री breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree with the ground। तो ये देखिए इसमें 30 डिग्री ये बन रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ट्री था, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट जो है कट के वो इधर आ गया, तो ये वाला y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर दे रखा है, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 8 मीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब निकालना क्या है, हाइट निकालनी है हमको। ठीक है, तो हाइट निकालनी है इसकी, ये वाला हाइट क्या है, x प्लस वाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरी। तो पहले इस ट्रायंगल में क्या है 1030 लगा देते हैं, जिससे क्या हमें ये वाला निकल आएगा पार्ट, इसमें क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस से x निकल आएगा। तो 1030 अगर लगाते हैं तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा x और बेस वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो इससे ये होता है 1/√3, तो x अपॉन 8, तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये बेस है, 30 के लिए क्या है, बेस दिया हुआ है और ये y निकालना है, y क्या है इसके लिए हाइपोटेन्यूस है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस हमारे कॉस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर cos 30 भी लगा देंगे,
cos 30 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस तो हमें हमारा 8 है, हाइपोटेन्यूस हमारा क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूस हमारा y है, ठीक है, y माना हमने। तो cos 30 होता है √3/2, ठीक है, sin 60 और cos 30 सेम होता है। तो इसकी वैल्यू हमारी है 8/y। तो इससे निकालते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 × 16 और ये √3 नीचे आ जाएगा, तो 16√3 हो जाएगा, ये 16/√3 हो जाएगा। हमें निकालना है x + y, तो x + y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3। तो दोनों का एलसीएम √3 ही आ रहा है, 16 और 8 क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे अपॉन का √3। अब क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये नीचे √3 × √3 ये क्या है 3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, ठीक है। तो ये 8 टाइम्स कट जाएगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा 8√3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत आ गया, यहाँ पे आंसर इसका 8√3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई, आंसर ये 8√3 होगा, ठीक है। अभी इसी को क्या है हम रेशियो मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एंगल हमको 30 दे रखा है, ये यहाँ पर 30 दे रखा है, ठीक है। तो 30 होता है जब, तो हमें ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो पहले क्या है, अगर हम इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये 30 दे रखा है, तो tan वाला लगाते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, 1/√3 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब cos वाला लगाते हैं इसमें, cos 30, तो cos 30 क्या होता है √3/2, तो बेस तो √3 है, तो इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइपो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, tan के हिसाब से क्या है परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए और बेस √3 होना चाहिए, और cos के हिसाब से बेस √3 और हाइपो हमारा 2 होना चाहिए, ठीक है। ये पता चल गया। तो अभी हमें निकालना क्या है, अच्छा हमको दिया क्या है 8 मीटर दिया है, ये क्या दिया है √3 की वैल्यू हमको 8 दे रखी है, √3 की वैल्यू 8 दे रखी है। हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है 1 + 2, 1 + 2, यही तो x + y था उसमें, तो 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। √3 की वैल्यू अगर 8 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, जब हम इसको क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 आता है। इसी तरह 8 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा असली आंसर आएगा। यहाँ पे क्या √3 की वैल्यू 8 है, तो √3 से 3 तक पहुंचने के लिए क्या है √3 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह असली आंसर पहुंचने के लिए क्या है यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कन्वेंशनल तरीके से करते हैं तो देर लगती है इसमें, लेकिन यहाँ पर इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आंसर निकल सकता है। इसलिए अगर ऐसा आपका एग्जाम है जहाँ पर टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है, ठीक है, टाइम जल्दी जा रहा है, ठीक है, कम टाइम है, तब इनका यूज करना है, ठीक है, ट्रिक्स का यूज करना है। 8√3 इसका आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन गलत आ गए हैं, ठीक है, 8√3, ठीक है। आगे देखते हैं अभी, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower. तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे हो रहे हैं, तो एक तो है 4 मीटर दूर है और दूसरा जो है वो 9 मीटर दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 मीटर है और दूसरा जो है 9 मीटर है। अब ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ बेस से है, तो यहाँ से यहाँ तक की 4 हो गई, अब बेस से यहाँ तक की पूरी जो डिस्टेंस है वो 9 है, ठीक है, ये पूरी की पूरी 9 है, ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या दे रखे हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे एंगल जिनका सम क्या है 90 डिग्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए हम दो एंगल को क्या मान लेंगे, एक को थीटा मान लेंगे, एक को 90 - थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी मान सकते हैं, ये थीटा हो गया, ये हो जाएगा 90 - थीटा, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालनी है, हम क्या करेंगे दोनों tan थीटा निकाल देंगे क्योंकि बेस पता है और परपेंडिकुलर हमको निकालना है, तो इसको h मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा जब होगा, tan थीटा ये वाला जो ट्रायंगल है, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी h/base/4, ठीक है। अब दूसरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें हो जाएगा ये tan 90 - थीटा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा h/9, ये पूरा का पूरा नीचे वाला लेंगे, ठीक है, पार्ट 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बता रखा है ये। तो cot थीटा की वैल्यू आ रही है h/9, ठीक है, tan थीटा h/4, cot थीटा h/9। अब देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर tan थीटा इंटू cot थीटा, तो ये हो जाएगा h/4 इंटू h/9। अब देखिए ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 हो गया h²/36, तो h² की वैल्यू आ रही है 36, तो h हो जाएगा यहाँ से 6, रूट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 6 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला ये बात याद रखनी है। और यहाँ पर ये क्या हुआ है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूज हुआ है, आगे तो सॉल्यूशन है इसका खाली। आगे देखते हैं, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ये हाईवे है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हाईवे है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री ऊपर से देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको मानना यहीं से, आपको डायग्राम में ऊपर से बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से लिख लो 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 हो गया। दूसरा एंगल 60 भी दे रखा है, तो उसको यहाँ पर 60 लिख लो, बिना क्वेश्चन पढ़े आप लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। बस एक सेम साइड होनी चाहिए, जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे अपोजिट साइड दे रखा था ब्रिज के, ऐसे ऐसे करके, तो अगर सेम साइड है तो डायरेक्टली आप ये डायग्राम बना लो, ठीक है, टाइम बचेगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, हाईवे है, कार आ रही है, तो 60 यहाँ से एक बंदा देख रहा है कार को, तो जब यहाँ पर थी तब तो 30 डिग्री से देख रहा था, यहाँ पर थी तो 60 डिग्री हो गया वो, ठीक है। जैसे नीचे से ऊपर होता है, ऐसे ऊपर से जितना पास आते जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, यहां से यहां तक के जो बीच का टाइम है, यहां से यहां तक के बीच का टाइम है, ये 6 सेकंड लगे उससे, मतलब एक टाइम पे तो 30 डिग्री था, 6 सेकंड बाद उसका क्या है, एंगल 60 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना क्या है, टाइम टेकन बाय कार टू रीच अ फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से यहां तक आने में कितना टाइम लगा वो निकालना है, ठीक है। तो स्पीड हम मान ले रहे हैं x मीटर पर सेकंड है, ठीक है, उसे 6 सेकंड लग रहे हैं, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक 6 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड हमने x मानी है, तो टाइम हमारा हो जाएगा, टाइम यहाँ पे है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 6x हो जाएगी, ठीक है। स्पीड हो जाएगी x और टाइम 6 है, तो ये 6x हो जाएगी ये डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक के टाइम को हम t मान लेते हैं, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस tx हो जाएगी, ठीक है, ये tx और ये x, और इसको मान लेते हैं h मान लेते हैं, ठीक है, ये जो हाइट है इसकी यहां से यहां तक की, ठीक है। तो ये हाइट हो गई। तो देखिए अब यहां पे फिर दोबारा से tan 60 लगा देंगे, जो कि होता क्या है, √3। तो यहां परपेंडिकुलर h और बेस क्या हो जाएगा, tx हो जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ गई, tx √3। अब tan 30 लगाएंगे जब हम, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। तो 1/√3 होती है, तो इसका हमें हाइट हो जाएगी परपेंडिकुलर h, और जो बेस हो जाएगा वो ये टोटल हो जाएगा tx + 6x हो जाएगा ये। तो tx + 6x क्या है, x कॉमन ले लेंगे, t + 6 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे क्या है, कॉमन ले लिया x दोनों में से, tx + 6x ये पूरा आएगा यहाँ से। तो ये x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x है हमारा tx √3 है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, tx √3। अब देखिए ये वाला √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होके आएगा 3x × t, ठीक है, 3tx जो भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x × t + 6। अब ये x से ये x मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा, 3t की वैल्यू हो जाएगी t + 6, तो ये t इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 2t = 6। तो t क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में जाएगा 3 आ जाएगा। तो t की वैल्यू हमारी क्या है, 3, ऑप्शन है 3 सेकंड हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंपली ये वाला यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, क्योंकि टाइम यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर मीटर में लिखना होता है, हाइट हो या शैडो हो
तो ये मीटर डिस्टेंस ही यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है, खाली टाइम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसी क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, वही सेम यूज करने वाला हूं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा। ये 60, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से यहां तक का तो 60 लगाएंगे तो वही 30 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या है √3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 1060 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा √3, तो ये वाले को √3 और ये 1 हो जाएगा √3/1। तो इसको हमें क्या है 3 करना पड़ेगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही सेम हुआ था। तो नया आंसर हमारा क्या बन जाएगा, नया जो हमारा फॉर्मेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है कि ये यहां से यहां तक 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये यहां से यहां तक 30 डिग्री है, ये तो हाइट हमारी √3 हो गई, ये 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। क्यों 2 हो गया, क्योंकि टोटल क्या है यहां से यहां तक ये 3 है। अब क्वेश्चन ऐसे बदल गया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया ये है, वो ये कह रहा है कि जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस जिसको आपने 2 माना है, इसको कवर करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, इसको कवर करने में 6 सेकंड लग रहे हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ आफ्टर 6 सेकंड, ठीक है। तो यहां से यहां तक 6 सेकंड लग रहे हैं, तो वो कह रहा है इसको कवर करने में कितना लगेगा यहां से यहां तक। तो आप खुद ही सोचिए, 2 जो इसको हम 2 माना है, रेशियो के अकॉर्डिंग 2 माना है, तो 2 किलोमीटर मीटर जो भी है उसको कवर करने में अगर 6 सेकंड लग रहे हैं, तो जो एक है ये वाला, एक को कवर करने में कितना लगेगा, इसका जस्ट आधा लगेगा, ठीक है। तो 3 सेकंड लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 सेकंड लगेंगे। तो हमारा आंसर इससे 3 सेकंड आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है रेशियो मेथड का यूज करके टाइम बचा सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिसकी प्रैक्टिस आपकी सबसे ज्यादा हो, एग्जाम में आपको वही मेथड यूज करना है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस प्लेलिस्ट के थ्रू देखना चाहते हैं तो AEES-PRT कंप्लीट सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। इसमें मैं ये पूरा सिलेबस करा रहा हूँ AEES-PRT का, और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं क्वेश्चंस के लिए तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस और आए तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।